जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोटा बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पिछले लेक्चर्स जो दो लेक्चर देखे हम लोगों ने, उसमें क्या क्या कवर किया कि सेल क्या होता है और व्हाट इज सेल। साथ में एक ओवरव्यू ऑफ द सेल भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने कुछ डिफरेंस भी देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखे थे कि नहीं देखे थे, है ना। अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हैं, अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ द सेल और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। न्यूक्लियस के बारे में भी देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है, सारे डिफरेंस नहीं बट जो मेन डिफरेंस होते हैं। ठीक है, कि बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट क्यों बोला जाता है, यूकैरियोट को यूकैरियोट क्यों बोला जाता है, ये सब कुछ हमने देखा था। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल या फिर ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, एनिमल सेल में याद रखना, ये किसकी खास बात है, एनिमल सेल की। किसकी खास बात है, ये एनिमल सेल की। ठीक है, प्लांट सेल में आपको वहां पर देखने को नहीं मिलने वाला। क्या देखने को नहीं मिलने वाला, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और बेसिकली किसमें हेल्प करती है, ये हेल्प करती है हमको सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, बेसिकली वो प्रोसेस जिससे सेल डिवाइड करती है और अपनी तरह की न्यू बनाती है। आ रही बात समझ, बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होता है सेल का। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था। मेरे ख्याल से आपको याद है, 1855 की बात है। किसने कहा था, ये कहा था रुडोल्फ विरकोव ने, है ना। इसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी भी बोलते हैं। आर विरकोव साहब ने ये कहा था। अच्छा, ये बताओ सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्टीडन और शॉन ने। स्टीडन कौन था, बेसिकली जर्मन बॉटनिस्ट था। और हमारा शॉन कौन था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, है ना। हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करते रहना। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में अपन को याद है अपन ने क्या बात की थी। अपन ने बोला था कि बताओ वो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन निकल के आए थे सामने, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, एरिस्टोटल। फादर ऑफ हमारे बॉटनी कौन थे, थियोफेरिस्टस। ये ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, बिकॉज हम बॉटनी में ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते है ना। तो टी फॉर ट्रीज, टी फॉर थियोफेरिस्ट, है ना। और थियोफेरिस्टस थे कौन, बेसिकली स्टूडेंट ही थे किसके, एरिस्टोटल। और भी बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने देखी। तो आप लोग रिवाइज ज़रूर करते रहा करो और जो जो मैं बताऊँ उन्हें नोट भी करते रहा करो। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ठीक है, बेसिकली ना क्या होता है, हर एक सेल का अलग अलग काम है। तो अलग अलग काम के लिए जो उसका साइज और शेप है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होते हैं, कुछ यूनिट कन्वर्जन होते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं सिंबल बना दूँ, सिंबल है ये। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दूँ, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, माइक्रो। और इसके आगे एम लगा हुआ है, एम को आपको याद है, एम क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। ठीक है ना। तो हम लोग इसको पूरे को क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रो मीटर, METR। तो कोई शक, मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, और बेसिकली माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या मतलब होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है, आ रही है बात समझ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को अपन कैसे दिखाते हैं, CM दिखाते हैं ना, CM से दिखाते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटी का मतलब है 10⁻⁻²। क्या मतलब है, 10⁻⁻²। ठीक है, ऐसे ही एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं 10⁻⁻3। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मिली। क्या है ये, मिली। ठीक है, हाँ सर सही कह रहे हो, मिली तो मिली, नहीं तो सेंटी। तो बेसिकली ये क्या है, मिली, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। आ रही है बात समझ। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं। उसके बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं 10⁻⁻⁹। क्या बोलते हैं, 10⁻⁻⁹। दिस इज नैनो। चलाओ ना नैनो से बाहर, बेसिकली ना नैनो। एन फॉर 9 और एन फॉर नैनो याद रखें। 10⁻⁹ क्या होता है, और बेसिकली इससे आगे हमेशा ही नॉर्मली जनरली क्या लिखा मिलता है, मीटर। बेसिकली एम का मतलब मीटर।
तो ये सब कुछ याद रखना कि सेंटी क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर, मिली क्या होता है 10⁻⁻3, नैनो क्या होता है नैनो क्या होता है 10⁻⁹, और हमारा जो माइक्रो है वो क्या होता है 10⁻⁻6। ठीक है। अच्छा 10⁻⁻6 का मतलब समझते हो ना, 1/10 लिखो और फिर उसका कितनी दूर लगा दो 6, बेसिकली 1/10 लाख। समझ रहे हो बात को? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 6 0 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है, तो बढ़ जाऊँ आगे, हाँ या ना? ठीक है, तो बेसिकली 0.3 मिलीमीटर, बेसिकली म्यूमीटर, माइक्रोमीटर किसका साइज होता है? हमारे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक टाइप का बैक्टीरिया ही होता है, बट इसमें ना सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशल टाइप के फैट्स से मिलकर बनी होती है, 5 लेयर्ड होती है बेसिकली। और आपको पता है माइकोप्लाज्मा को एक चीज़ और बोलते हैं, उसको बोलते हैं जोकर ऑफ, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर जोकर, बेसिकली जोकर बोलते हैं, जोकर बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, इसको क्या बोलते हैं? जोकर। ठीक है, जोकर ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है ना। और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स होती है ना, माइक्रोप्लाज्मा को मारने के लिए नहीं होती, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो क्या होती हैं, वो काम करती हैं बैक्टीरिया की, सारी नहीं बोलता, सबका फंक्शन करने का अलग अलग मोड होता है, बट जो मेन तरीका होता है वो होता है सेल वॉल पर हमला कर देना। ठीक है, सेल मॉल लिख रहा हूँ, बताओ, मॉल तो भी बंद है, मॉल सेल वॉल। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है? सेल वॉल है ना। तो तो एंटीबायोटिक किस पे काम करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। अब माइकोप्लाज्मा एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो क्या एंटीबायोटिक इसको डैमेज पहुंचा पाएगी? तो आंसर है नो। ठीक है ना। और माइकोप्लाज्मा काफ़ी खतरनाक होता है, इससे कई सारी टाइप की डिसीजेज होती हैं। और माइकोप्लाज्मा की खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन वाली जगह पर भी रह सकता है। ठीक है, 2017 नीट में क्वेश्चन पूछा था, समझ रहे हो बात को? है ना, ये बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाली जगह पे भी रह सकता है, कि एब्सेंस ऑक्सीजन में भी रह सकता है। चलिए तो आगे बढ़े। और बैक्टीरिया देखो, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कोई बोले तो कहना क्या? माइकोप्लाज्मा। और ये इनकी लेंथ क्या होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। और जो बैक्टीरिया की लेंथ है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये देखो, बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 मिलीमीटर, बेसिकली इनसे 10 गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं बैक्टीरिया, 10 गुना से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, है ना। 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है बैक्टीरिया की लेंथ, और माइकोप्लाज्मा कहता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बतानी है आपको, पहले वाली एनसीईआरटी में दिया था बट इसमें पता नहीं उन्होंने हटा दिया है, वो ये कि माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। आ रही है बात समझ? तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है ये? फ्लूरो, ये देखो ये होता है ऑर्गेनिक, ठीक है ना, छोटे में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वाली जो लाइन है, वर्ड है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये यूज होता है माइकोप्लाज्मा। तो ये बात हमेशा आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आ रही है बात समझ? तो पढ़ जाऊँ आगे। चलो मैं अपनी सारी ड्राइंग्स एक बार क्लियर कर लूँ यहाँ से, कहाँ से क्लियर होती है? हाँ, मिल गया, क्लियर ऑल माई ड्राइंग। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अपन नीचे की तरफ, बेसिकली आगे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है। हाँ, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे बड़ा, कोई बोले कि सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या है, तो वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है? वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सिंगल सेल की बात करें, among multicellular organisms human red blood cells are about 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर। बेसिकली अगर हम बात करें आरबीसी, ठीक है, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनका साइज क्या होता है? मल्टी सेलुलर है अपन लोग, ह्यूमन बींग अपन, तो इनका बेसिकली क्या होता है? 7.0, या बोले तो सीधे सीधा 7 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। ठीक है ना, 7, इसका मतलब बोले तो क्या बोलते सर? मतलब इसका मतलब 7 × 10⁻⁻6 मीटर। समझ रहे हो? 7 को 10 लाख से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उतने मीटर इसका डायमीटर। आ रही है बात समझ? अच्छा, आरबीसी का शेप कैसा होता है? कि ये लेंस शेप होती है, बाय कॉन्केव शेप होती है, बेसिकली ऐसी होती है। ठीक है, ये ना, अब बोलोगे सर भगवान ने इसको ऐसा दबा के दिया, अब एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती है, मतलब तो जानते हो मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है, तो
तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो ये चलो, अच्छा मैं आपको ना इसकी फ़ोटो अभी दिखाई देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड का टाइम दो मुझे। तो मैं क्या बोल रहा था, आरबीसी की मैं शेप दिखा देता हूँ, एक सेकंड का, देख, ये देखो, देखिए ये ऐसे आपको बीच में ऐसी दबी हुई धसी हुई दिख रही है ना, ये यहाँ से ऐसी, और एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ, हाँ ये देखो, ये ऐसी, ये और ऐसे ही नीचे से भी दबी होगी, है ना। तो ये इसीलिए ऐसी होती है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र हो सके। और आपको पता है इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि चलो मैं वाइट बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे अच्छा यहीं लिख दूँ क्या? इसकी खास बात ये है कि ये ई न्यूक्लिएटेड होती है। बेसिकली इसमें जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। किसकी बात कर रहा हूँ? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ये बात हमेशा याद रखना। एम ए एम एम होना था क्या? हाँ मैमेलियन, एम ए डबल एम एल होता है ना, मैमल, है ना, कैमल। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ एम ए। अच्छा, कैमल से याद आया कि जो कैमल होता है ना उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बाकी जो अपन है ना, अपन उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। किसका करें? मैच्योर, जब ये नई नई बनी हुई रहती है ना, जब ये प्री मैच्योर रहती है, तब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बट जब इसकी एज ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली मैच्योर हो जाती है, तब क्या करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा था मैं, तब इसमें आपको हमें देखने को न्यूक्लियस देखने को नहीं। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही है। और आपको पता है एक और जगह प्लांट में भी हमको नहीं देखने को मिलता न्यूक्लियस, होते हैं फ्लोएम सीड सेल में, हाँ नहीं देखने को मिलता। बट आप अभी तो ये याद रखो, जब वो बात आएगी तब मैं वहाँ बताऊंगा, बट अभी याद रखना कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में हमको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। और आरबीसी की खास बात क्या है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी डेज की होती है? 120 डेज। 120 डेज में आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। आ रही है बात समझ? मतलब एक आरबीसी मैक्सिमम कितने दिन जी सकती है? 120 डेज। ठीक है, तो बढ़ जाऊं आगे? चलो ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। चलो, नाउ लेट्स बैक here in the NCERT. Nerve cells are some of the longest cells, ठीक है ना। बेसिकली नर्व सेल है ना, नर्व सेल मतलब हमारा न्यूरॉन बोलते हैं जिसको, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। इसका जो साइज है ना वो 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है बोलो, ठीक है। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, बोले तो न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। बेसिकली अब अलग अलग काम करना है तो शेप भी कैसा होगा उनका? अलग अलग। दे मे बी डिस्क लाइक, या तो ये डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमिनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, या फिर थ्रेड लाइक, और इवन इरेगुलर। यानी कुछ सेल का तो कोई भी शेप नहीं होता, जैसे कि अमीबा। अमीबा कैसा होता है? उसका तो कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। उसका इरेगुलर शेप होता है। द शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। बेसिकली जिस तरीके का वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी उस तरीके का वो शेप उसमें होगा, उनका वैसा शेप होगा। जिस तरीके का फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उनका वैसा शेप होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। हाँ, वो ये कि नर्व सेल जो है वो कैसा दिखता है, वो देखो ऐसा ब्रांच का, ठीक है, नर्व सेल। उसके बाद यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रैकिड। बेसिकली प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है ये ट्रैकिड टाइप बोलते हैं हम एक सेल को। तो बेसिकली ठीक है, वो कैसा दिख रहा है? एलोंगेटेड। कैसा दिख रहा है? एलोंगेटेड। फिर क्या बात करते हैं हम? मीजोफिल सेल्स, ठीक है। देखो जो लीव्स होती है ना, लीव्स, वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं क्या? मीजोफिल सेल्स। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो आपको हाँ, ये देखो, क्या मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये आपको मीजोफिल सेल्स दिख रहे होंगे। मैं ये रब कर दूँ, हाँ ये देखो, ये लीव्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं मीजोफिल, ठीक है। आ रही है बात समझ? इनका भी शेप कैसा है? अलग। उसके बाद देखो हम लोगों को आरबीसी ये दिख रही है, राउंड एंड बाय कॉनकेव होती हैं, ठीक है। फिर देखो वाइट ब्लड सेल्स, टोटल अपने पास पता है 5 टाइप की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और सबका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबकी अलग अलग खास बात होती है।
ये देखो, ठीक है। फिर ये क्या देख रहे हो आप, कॉलमनर और एपिथेलियल सेल। ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है और नैरो। ये देखो ये लंबी है और, ठीक है ना, लंबी है और पतली है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को कि हर टाइप की सेल्स का शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। किस बेस पर, जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना है उस बेस पर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए हो गया। तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ ड्राइंग्स को और अपन आगे चलो। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि हमारी बात होगी आज किस पे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। किस पे बात होने वाली है हमारी आज, प्रोकैरियोटिक सेल्स। The prokaryotic cells are represented by bacteria that are blue-green algae, mycoplasma and PPLO। देखो लिखा है ना, प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बेसिकली वही बात है। माइकोप्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं हम, प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बेसिकली यहाँ बोलोगे सर ये एल्गे भी क्या प्रोकैरियोटिक होती है, तो नहीं, ये बस नाम की एल्गे है। ये असलियत में क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। बेसिकली इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, उसके कारण ये किसकी तरह अपेयर होता है, ब्लू ग्रीन कलर का। इसीलिए हम लोगों ने इसको किससे कंफ्यूज कर लिया था शुरू में, हम लोगों ने नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने किससे कंफ्यूज कर लिया था इसको, एल्गे से कंफ्यूज कर लिया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया था, ब्लू ग्रीन एल्गे। पर बाद में पता लगा नहीं 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 भाई, ये क्या है, बैक्टीरिया, इट्स अ प्रोकैरियोटिक। Although it can do photosynthesis, it have chlorophyll, but it is a prokaryotic। आ गई बात समझ। तो कोई भी पूछे कि बताओ भाई 3 प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम बताओ, तो एक का बता दोगे बैक्टीरिया, दूसरे को बता दोगे ब्लू ग्रीन एल्गे, फिर क्या बता दोगे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और पीपीएलओ, ठीक है ना। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कोई शक यहाँ तक, मेरे ख्याल से नहीं। दे आर जनरली सिमिलर, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक, ठीक है। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनकी खास बात क्या रहती है कि इनका जो साइज रहता है वो छोटी होती है जनरली, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है। समझ रहे हो बात को, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे आप आगे पढ़ोगे सेल डिवीजन में, जो ह्यूमन का सेल है ना, उसको डिवाइड होने में पता है कितना टाइम लगता है। ह्यूमन सेल नीड 1 डे टू डिवाइड, ठीक है। बेसिकली बोलते हैं हम 24 घंटे में एक ह्यूमन सेल डिवाइड हो जाता है, 24 भाई 24 घंटे बोलो या फिर 24 आवर बोलो, ठीक है ना। अच्छा, और जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, उसमें पता है कितना टाइम होता है, वो होता है 20 मिनट का, 20 मिनट्स। कितना, 20। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ, है ना। तो देखो दिख भी जाए तो सेल डिवीजन में भी पढ़ोगे, और यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी भी हुई है। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 मिनट लगते हैं, और जो ह्यूमन सेल होता है उसको 24 आवर लगते हैं। आ रही है बात समझ, है ना। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनका भी अलग अलग शेप और साइज हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं ड्राइंग क्लियर कर लूँ अपनी, फिर अपन नीचे चलते। हाँ, आ रही है ना बात समझ, ठीक है। अच्छा, द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो है ना वो 4 तरीके का होता है, ठीक है। बेसिकली 4 बेसिक शेप होते हैं, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पहला है बैसिलस। बैसिलस बोले तो रॉड लाइक। क्या मतलब, बैसिलस मीन्स रॉड लाइक, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको कैसे याद किया था, ठीक है। बैसिलस, बैसिलस, ठीक है। तो बेसिकली जो बैसिलस है ना, बैसिलस, वो रॉड लाइक होता है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, बी फॉर बैसिलस, बी फॉर बेन। बेट समझते हो, वो पतली सी स्टिक, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप की रॉड लाइक स्टिक रहती है, जिससे ना टीचर लोग मारते हैं पेंच से। बेटी बेच पड़ेगी तुमको, है ना। मारना नहीं चाहिए बच्चों को, ठीक है ना, बुरी बात होती है, ठीक है। जी भर के पीटो मारो मत, नहीं नहीं, मारना किसी को नहीं चाहिए। तो बट मैं क्या बोल रहा था कि बैसिलस को मैंने कैसे याद रखा था कि पेज से मैं रिलेट कर सकता हूँ। पेज सिलेंड्रिकल बेसिकली रॉड शेप होती है, ठीक है ना, ऐसी होती है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ठीक है। जब अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे ना, ठीक है,
तब अपन लैक्टोबैसिलस के बारे में और देखेंगे, वो 12th क्लास में है बेसिकली। बट इसको आप ये याद रख सकते हो कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया जो है ना वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, और आपको पता है ना बायोलॉजी में कुछ भी चीज़ फालतू नहीं होती, तो जो इसका नाम है ना वो भी फालतू नहीं है। लैक्टो वर्ड यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क को। किसको, मिल्क को। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है ना वो कौन सी प्रेजेंट होती है पता है आपको, वो होती है लैक्टोज। क्या प्रेजेंट होती है, लैक्टोज। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है, फीके ही दूध की बात कर रहा हूँ, फीके दूध में जो शुगर प्रेजेंट होती है ना वो कौन सी होती है, लैक्टोज। आ रही है बात समझ। और उसको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, वो है लैक्टोबैसिलस। कोई शक मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कोकस। क्या है, कोकस, ठीक है। कोकाई बेसिकली कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो कोकाई, और बेसिकली कोकस जो है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल। किस शेप का होता है, स्फेरे, ठीक है ना, समझ गए बात को, स्फेरिकल। फिर बात आती है विब्रो, ठीक है। विब्रो किस शेप का होता है, कॉमा शेप। विब्रो इज, विब्रो मीन्स कॉमा शेप। तो आज से हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया जो होंगे वो कितने शेप के होंगे, 4 शेप, ठीक है ना, समझ गए बात को। और भी अलग अलग इन्हीं से मिलकर शेप बन सकते हैं, बट जो बेसिक शेप होते हैं, 4 बेसिक शेप, वो कौन कौन से होते हैं, बैसिलस बोले तो रॉड शेप, फिर आता है कोकस मीन्स स्फेरिकल, फिर आता है विब्रो मीन्स कॉमा, और स्पायरलम, स्पायरलम बेसिकली स्पायरल शेप होते हैं या फिर हेलिकल शेप, ठीक है ना। आ गई बात समझ, स्पायरल शेप, ठीक है। ये देखो, ये हमारा फोकस शेप होगा, ये हमारा कॉमा शेप होगा, ऐसा बेसिकली, ठीक है ना। कॉमा शेप का एग्जांपल पता है क्या है, विब्रो कॉलेरी। क्या है, जिस बैक्टीरिया से कॉलेरा होता है ना, बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये, ठीक है ना। और बहुत बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है इसमें, वॉमिट के थ्रू और स्टूल के थ्रू, बेसिकली लूज मोशन के थ्रू बॉडी से पूरा का पूरा वाटर आउट हो जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, तो बेसिकली क्या बोलते हैं हम इसको, विब्रो, और किससे होती है वो, विब्रो कॉलेरी से होती है, ठीक है। बीमारी कौन सी, कॉलेरा, ठीक है। कोई शक, मेरे ख्याल से नहीं। तो बढ़ जाऊं आगे, चलो ठीक है, इतना याद रहेगा पक्का, है ना, लिखते भी जाया करो, ठीक है, तो हमेशा तुमको चीजें और क्लियर होती जाएंगी, है ना। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. Basically जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर की जो कहानी होगी वो एक सी होगी, भले ही उनका जो शेप है और फंक्शन है वो क्या हो, अलग अलग हो सकता। आ रही है बात समझ, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, चलो बढ़ जाता हूँ। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता ना तो चुपचाप से कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, सबको रिप्लाई दी मैंने। अच्छा, ऑल, अब आगे क्या लिखा है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल, और ऑल 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 बोल रहा हूँ यार, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगी तुमको, सेल वॉल, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन अकेली मिलेगी किसमें, माइकोप्लाज्मा में। ये बोलना चाहते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी, ठीक है, उसके बाहर सेल वॉल देखने मिलेगी। लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा भी है जिसमें हम लोगों को सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, आ रही है बात समझ, ठीक। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, पहले भी पढ़ा हमने कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और तो और प्रोकैरियोटिक सेल में हमको कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स does not have well defined nucleus, है ना। प्रोकैरियोट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जस्ट बिकॉज, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो न्यूक्लियर के कंटेंट को
एक साथ रखने के लिए कोई भी घेरा ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऐसे बाउंड करने के लिए कोई मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है, तो कहाँ से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। अच्छा, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, वही बात मैंने बताई तुम लोगों को अभी के अभी, कि जो हमारा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके अराउंड कोई भी हमको सेल मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, तो वो ऐसे ही डिफ्यूज्ड होता है इसमें, सेल के अंदर ही। आ रही बात समझ। In addition, the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, इनको हम लोगों को बेसिकली हमें बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएस मतलब सॉरी एसएस, सिंगल सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट्स है, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की खास बात क्या रहती है कि इनमें हमको एसएस डीएनए देखने को मिलता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। समझ गए बात को, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। अच्छा, क्या होता है, एक तो जीनोमिक डीएनए मेन, ठीक है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो स्मॉल डीएनए इसके अलावा मिलेगा, एसएस डीएनए तो रहेगा ही, साथ में छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए इसके अलावा देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड, क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। आ रही है बात समझ, बताओ, आ रही है ना बात समझ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इसको रब करता हूँ और चलते हैं अपन थोड़ा सा। आ रही है बात समझ, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, बेसिकली कुछ कुछ अलग सा फिजिकल कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा किसमें, बैक्टीरिया में। वो किसके कारण होगा, प्लाज्मिड्स के कारण होगा। समझ गए। अच्छा, दो चीजें होती, 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप समझ लो, ठीक है। दो चीजें होती है ना, अपन लोग जब मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन इवोल्यूशन, अगर आपको याद होगा, तो नहीं है तो अभी सुन लो। तो ना बेसिकली दो चीजें के बारे में बताया जाता है, एक होता है जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। जीनोटाइप का बेसिक अर्थ है, इसका मतलब है कि जीन्स की क्या कंडीशन है, जीन्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मीन्स, यहाँ लिख दूँ, मीन्स जेनेटिक, GENETIC, जेनेटिक मेकअप। आ रही है बात समझ, जेनेटिक। और एक चीज होती है फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, समझ रहे हो बात को? क्या होती है फिनोटाइप, ठीक है ना, एक मिनट, फिनोटाइप, ठीक है ना, समझ गए बात को, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है, बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप मींस, यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे, MEANS मींस फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल, APP अपीयरेंस, ठीक है, APP अपीयर, EAR ना, चलो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक चलता है, बट मेन बात है जो मैं बताना चाहता हूँ समझ गए ना। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस किसकी बात चल रही है, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात चल रही है, ठीक है। कोई शक, मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होगा। आ रही है बात समझ, ये बात याद रखेंगे। देखो, या देखो, जो भी तुम बचपन से पढ़ते आए हो ना, सब कुछ लिंक्ड है कि नहीं है, मेरी बात बताओ, बाल थोड़े से खराब हुए हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता, तो सब ठीक है। बट मेन बात समझ रहे हो ना, कि जो भी हम अब तक पढ़ते हैं वो क्या है, सब कुछ लिंक्ड है। आगे चलें, तो इसीलिए हमेशा जो भी पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये सब भी आगे जाके तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, समझ गए। phenotypic characters to such bacteria, one such character is resistance to antibiotic। क्या होता है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट कर लेते हैं खुद को। अब रेजिस्टेंस का मतलब है बेसिकली एंटीबायोटिक इन पे काम नहीं करेगी, समझ रहे हो बात को। ये किसके कारण आया, ये उस प्लाज्मिड के कारण इनमें क्या आ गया, चेंज आ गया,
ठीक है, सब में नहीं आता है, लिखा है ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्लाज्मा प्रेजेंट रहती है और इनमें जो एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मतलब इनकी सेल, मैंने बताया था ना एंटीबायोटिक किस पे काम करती है, सेल वॉल पे काम करती है, तो ये अपनी सेल वॉल को कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं जिसके कारण इन पे वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाते। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, बेसिकली आप लोग जब 12th में पहुंच जाओगे, मान लो किस्मत वाली लकीर से ही हाथ में नहीं पहुंच जाओगे, पढ़ोगे मेहनत करोगे क्यों नहीं पहुंच जाओगे, बट मुद्दे की बात ये है किस्मत वाली लकीर हाथ में रही तो 12th में पहुंच जाओगे। वहां पे तुम लोग जो यूनिट पढ़ोगे, एक यूनिट होगी उसका नाम होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नो टेक्नो है ना, यहाँ पे नो आना था, वो लिख दिया मैंने। अच्छा, जब मैं टाइप कर सकता हूँ बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ सर नहीं, करेक्ट करो, जब मैं गलत लिख सकता हूँ तो मैं गलत टाइप क्यों करूँ। नहीं नहीं यार, कभी कभी बस हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए ना, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे वहां पर तुम लोगों को समझ में आया कि जो प्लाज्मिड डीएनए है अपन इसका रिकॉम्बिनेशन करके बेसिकली दूसरे डीएनए के साथ मिला करके बहुत कुछ बैक्टीरिया से करवा सकते हैं। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ, है ना, तो ये सब कुछ हायर क्लास में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, और सिंपल सी बात है, यूकैरियोट में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, यूकैरियोट की खास बात ही तो यही थी ना भाई कि उसमें क्या प्रेजेंट थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आ रही है बात समझ, अच्छा, nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमको ऐसी कोई भी ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलती जो हमको किस में देखने को मिलती है, यूकैरियोट। अच्छा, एक 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 एक्सेप्शन है ना, एक देखने को मिलती है, बताओ कौन सी, वो होती है राइबोसोम। लास्ट क्लास में बताया था, है ना, वो कौन सी होती है, राइबोसोम। ठीक है, कोई शक, मेरे ख्याल से नहीं। देखो लिखा भी हुआ है, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। सिर्फ कौन सी प्रेजेंट रहती है, राइबो। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। बेसिकली प्रोकैरियोट्स में कुछ कुछ बॉडी जैसे एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, वो यूनिक चीजें रहती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ठीक है ना, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. Basically prokaryote जो रहते हैं, अब बस एक बात बताओ, हम लोगों को एनर्जी चाहिए, सबको चाहिए, तभी हम लोग के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, जो केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, वो हो पाएंगी। तो बैक्टीरिया को भी तो लाइफ को अगर चलाना है तो एनर्जी चाहिए। तो अपने में एनर्जी देने का काम कौन करता है, बताया था, नहीं बताया, नहीं याद तो ये सुन लो, कौन देता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, पर बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है ही नहीं, पर रेस्पिरेशन तो करना है, नीड है, मजबूरी है, तो कैसे करेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या मिलेगा, मीजोसोम। क्या मिलेगा, मीजोसोम। बेसिकली स्पेशलाइज इनफोल्डिंग होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में, याद रखना। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है ना, किसके लिए हेल्प करती है मीजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, किसके लिए हेल्प, किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन। समझ गए बात, मीजोसोम। साथ में मीजोसोम जो रहता है ना, वो पता है और क्या करता है, वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, सेल डिवीजन। अब भाई बैक्टीरिया में तो सेंट्रोसोम है ही नहीं ना, बैक्टीरिया में तो कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है राइबोसोम को छोड़ के, इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट। आ रही है बात समझ, बट फंक्शंस तो सारे कैरिड आउट करने हैं, तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया होगा कि काम चल सके, तो काम तो चलाना है। ठीक है, तो बेसिकली सेल डिवीजन का काम भी कौन करेगा, मीजोसोम। रेस्पिरेशन का काम भी कौन करेगा, मीजोसोम। ये बात हमेशा आप यहाँ पर फिट रखेंगे, समझ रहे हैं, है ना, लिख भी लीजिए। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई। ठीक है, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये क्या रहती है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल। ठीक है, आ गया समझ। चलो एक बार इन पे अपन थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, जो डायग्राम यहाँ पर दिए हैं। देखो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ये अपना टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आ रही है बात समझ, ये अपना
टिपिकल बैक्टीरिया है, ठीक है। यूकेरोटिक सेल है, ये पता है क्या है, ये सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। और इसमें क्या दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ठीक है। ये आपको जो न्यूक्लियस है, ये बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं रब कर, हाँ तो बेसिकली ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये आपको बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, उसके अंदर एनक्लोज्ड है आपका डीएनए, ठीक है। फिर ये आप सोच रहे हो सर ये नेटवर्क लाइक क्या है जो ऐसा ऐसा लगा हुआ, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अपनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ठीक है, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये अपने राइबोसोम, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये है टिपिकल बैक्टीरिया, ठीक है ना। अच्छा ये टिपिकल बैक्टीरिया, देखो इसमें आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रही। अच्छा बोलोगे सर बट ये मोहो मोहो के धागे, मतलब धागे स्ट्रक्चर क्या दिख रहे हैं, तो बेसिकली ये है फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला। अच्छा क्या है ये, फ्लैजिला, FLAGELLA, ठीक है ना, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला किसमें काम करते हैं भाई, मूवमेंट में काम करते हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट कौन कराता है, फ्लैजिला, याद रखिए, ठीक है ना। और सीलिया भी हो सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, क्या, सीलिया, सीलिया, ठीक है ना। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। तो बढ़ जाऊँ आगे, है ना। और ये आपको देखो ये PPLO का दिख रहा है और ये वायरस का दिख रहा है, ठीक है। वायरस के बारे में आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक को चालू करेंगे और यहाँ से अपन वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें, और कोई चीज़ समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो पूछ सकते हो। और यार अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, मीन तो पसंद आए ना आए भाड़ में आए, बेसिकली समझ में आना चाहिए, है ना। मीन तो अपन समझने के लिए पढ़ रहा है, तो समझ में आ रहे हैं तो यार अच्छी बात है, देखते रहो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, ताकि आप लोगों को फर्दर जो नए वीडियोस में डालूंगा वो आप तक पहुंच सकें। और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो कर ही सकते। चलो तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।